हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। आज जो हम बुक करेंगे पंजाब का इतिहास और संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो हमारा टॉपिक आया है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक आर्य का सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन। Later Vedic as a political, socio-economics and religious life of later Vedic Aryan। देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। इसमें जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। लेकिन ये सब तब होगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपको सदैव याद रखना है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जाति विभाजन जैसी बुरी प्रथा समाज में भी थी, लेकिन अभी इसके भयानक रूप छुआछूत का सिर उठाना बाकी था। यहाँ पर जो हम दोस्तों कर रहे हैं सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत सामाजिक जीवन, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो कहते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता तथा संस्कृति के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ तथा ये परिवर्तन सामाजिक क्षेत्रों में भी दिखाई दिए और सामाजिक जीवन के मुख्य विशेषता यहाँ पर प्रकट किया। तो देखा जाए सामाजिक जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता संस्कृति के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हमें देखने को मिला। और पहला परिवर्तन तो यही था कि पारिवारिक एक प्रमुख संस्था बनी। परिवार जो था एक प्रमुख संस्था बनी। और कहते हैं उत्तर वैदिक काल में परिवार समाज की मौलिक इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में परिवार समाज की मौलिक इकाई थी और संयुक्त परिवार प्रणाली जो है प्रचलित थी। उस समय संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। एकल परिवार की बहुत ही कम वहाँ पर चांसेस था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोग संयुक्त परिवार में रहना ही जो है अपना सुरक्षा समझते थे। परिवार का मुख्य पिता होता था, जिसे गृहपति या कुलपति कहते थे। कई बार एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि गृहपति या कुलपति किसे कहते हैं। तो संयुक्त परिवार के प्रचलित थी और संयुक्त परिवार में परिवार का जो मुख्य होता था, पिता होता था, वो गृहपति या कुलपति कहलाता था। और वह पारिवारिक मामलों की देखभाल करता था तथा इसके शक्ति बहुत अधिक होती थी। वो अपने पुत्र की पारिवारिक संपत्ति से बेदखल भी कर सकता था, यानी उसके पास सारी शक्ति विद्यमान थी। पुत्री के जन्म को परिवार में शुभ नहीं माना जाता था, यानी देखा जाए तो इस समय स्त्रियों के साथ जो है भेदभाव की भावना नज़र आती है कि पुत्री के जन्म को परिवार में शुभ नहीं माना जाता था तथा पुत्र का होना आवश्यक माना जाता था ताकि वंशावली आगे बढ़ सके। जो आज हमारे आधुनिक युग में भी लोगों की सोच यही रह गई है कि आज औरतों को जो है हम कुछ भी नहीं समझते हैं और हम लड़कों को जो है कहते हैं वंश बढ़ाने वाले आ गया। तो ये विचारधारा कहते हैं पुराने समय में भी गलत थी और आज आधुनिक युग में भी ये जो है बिल्कुल ही गलत है। कहते हैं आपको जो देखे, आपको जो सुरक्षा प्रदान करे, वही आपके लिए पुत्र हो या पुत्री हो, इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। और ये आज के आधुनिक युग में जो है मनुष्य को सोचने की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्त्रियों की स्थिति। देखिए ऋग वैदिक काल की तुलना में समाज में स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल में काफ़ी कमज़ोर हो गई। ऋग वैदिक काल में देखा जाए तो स्त्रियों की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी,
लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है स्त्रियों बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गई, बहुत ही इनको जो है सुविधाओं जो है इनको बहुत से अधिकार छीन लिए गए। इसके विषय में हम आगे जो है करेंगे जो कि काफ़ी विस्तार पूर्वक रहेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर स्त्रियों की जो दशा थी बहुत कमज़ोर थी। स्त्रियों को जो स्वतंत्रता प्राप्त इस समय नहीं थी तथा वो शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकती थी। गार्गी और मैताई इस युग की विदुषी थी। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में कौन दो स्त्रियां जो थी मतलब विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी, तो इसमें गार्गी तथा मैत्रेय के सबसे प्रमुख नाम आता है जो 1 नंबर में आपको आ सकता है। लेकिन सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों को सम्मान में कमी आई और यहाँ तक कि राजनीतिक मामले में भी उसके शामिल होने पर रोक लगा दी गई। परिवार में पुत्री का होना शुभ नहीं माना जाता था तथा उन्हें उनके पति की संपत्ति के अधिकार से वंचित भी रखा गया। देखिए यहाँ पर औरतों को जो है परिवार में शुभ नहीं माना जाता था और इवन कि उनके पति की संपत्ति में भी अधिकार नहीं था। यानी देखा जाए तो इस समय स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। देखा जाए तो मैत्रेयी साहित्य में लिखा गया है कि स्त्री मदिरा पान जुआ खेलने के समान ही विरोध किया जाए। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर जो कही गई है कि स्त्री मदिरा पान और जुआ खेलने का एक समान विरोध किया जाए। अब देखिए जिस प्रकार आप मदिरा को गलत मानते हो, जुआ को गलत मानते हो, उसी प्रकार स्त्री को भी गलत माना गया इस समय काल में और ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर दर्शाया गया है। मनुस्मृति तो कहते हैं स्त्री के खिलाफ ही थी। इस समय मनुस्मृति में स्त्रियों पर कई पाबंदी लगा दी गई। कहते हैं एक स्त्री को विवाह से पहले पिता के, विवाह के पश्चात पति के और वृद्ध अवस्था में पुत्रों के नियंत्रण में रहना चाहिए। ये कहते हैं मनुस्मृति में जो ये बात लिखी गई, मुझे लगता है कि मनु को ऐसी कोई बात थी जो उसको सही नहीं लग रहा था, इसलिए औरतों के प्रति उसकी ये भावना थी कि औरतों जो है एक स्त्री को विवाह से पहले पिता के अधीन होना चाहिए, विवाह के बाद पति के अधीन और जब वृद्ध अवस्था आए तो पुत्रों के अधीन होना चाहिए। मनुस्मृति में ये बात जो लिखी गई बहुत ही दुखदायक परिस्थिति पैदा करती है। कहते हैं अगर स्वयंवर प्रथा समाज कई वर्गों में परिचित होना यह दर्शाता है कि औरतों को समाज में आज़ादी जरूर थी। यानी स्वयंवर प्रथा उस समय मौजूद थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, शिशु हत्या या सती प्रथा के लोग जानते नहीं थे। यानी देखा जाए शिशु हत्या, सती प्रथा इस समय प्रचलित नहीं थी। विधवा पुण्य विवाह प्रचलित था, लेकिन बाल विवाह प्रथा भी देखा जा सकता था। तो कहते हैं उस समय कुछ अच्छी भी बातें भी थी औरतों के प्रति, कुछ बुरी बातें भी थी। कहते हैं जाति प्रथा जो है इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जाति प्रथा ऋग्वैदिक काल के दौरान हुए परिवर्तन के कारण उत्तर वैदिक काल के दौरान 4 जो है वर्गोवाणी में बट गई थी। यानी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर वैदिक चरण के दौरान 4 वर्गों वाली वर्ण प्रणाली उत्पत्ति हुई। समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जो थी जाति प्रथा इस समय प्रचलित थी। ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठानों में निपुण थे और वो यज्ञ कराते थे और शिक्षा देते थे। ये ब्राह्मण जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय थे। क्षत्रिय का कार्य देश की रक्षा करना और युद्ध करना मुख्य था और उन्हें जो है राजनीतिक सत्ता धारण भी करने का पुण्य अधिकार था। क्षत्रियों को हर तरह का प्रावधान जो है यहाँ पर दिया गया था। यानी क्षत्रिय कार्य देश की रक्षा करना, युद्ध करना और उन्हें राजनीतिक जो है सत्ता धारण करना ये प्रमुख था। जो लोग व्यापार, शिल्प और कृषि में लगे थे उन्हें वैश्य कहा जाता था और क्षुद्र जो थी समाज के पदानुक्रम के निचले भाग पर थे और उन्हें अन्य 3 वर्णों की सेवा करनी होती थी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो कहते हैं वचन यानी मुख को ब्राह्मण कहा जाता था, बाजू को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और कहते हैं क्षुद्र को जो है पैरों को जूतियों को कहा जाता था। तो इस तरह समाज उस समय बटी हुई थी। तो आप समझ गए होंगे कि उस समय ब्राह्मण का कार्य होता था यज्ञ करना, शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम होता था युद्ध करना, रक्षा करना और राजनीतिक सत्ता संभालना। और यहाँ पर देखा जाए तो वैश्य कार्य होता था व्यापार करना, शिल्पकारी करना, कृषि करना। और जो क्षुद्र होते थे वो सभी जातियों की संरक्षण में कार्य करते थे, यानी सभी के लिए जो है सेवा करते थे। ये क्षुद्रों का काम होता था।
तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वे गैर आर्य दास और अपमानित हुए आर्य थे, जिन्हें पहले 3 समूहों में से किसी में प्रवेश नहीं दिया गया था। यानी ये सब आर्य ही थे, लेकिन ये सब गरीब थे, दास थे और अपमानित आर्य थे, जिन्हें क्षुद्र का दर्जा इस समय दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने समाज में वर्चस्व की स्थिति बना ली, जबकि क्षुद्र को नीचा दिखाया जाने लग गया। और ऊपरी 3 वर्णों या वर्गों के बीच अंतर विवाह और अंतर भोजन के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं थी। हालांकि क्षुद्रों को अलग कर दिया गया था। देखा जाए तो 3 समूहों में 3 वर्गों में के बीच अंतर विवाह अंतर भोजन के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं थी, लेकिन क्षुद्रों को अलग उस समय रखा गया। और बाद के वैदिक काल में भी एक व्यक्ति का वर्ण उसके व्यवसाय या उद्योग से जुड़ा होता था और किसी का व्यवसाय जन्म पर निर्भर नहीं थी। उदाहरण के लिए ऋषि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन निरंतर तपस्या करके उन्हें ब्राह्मण घोषित कर दिया गया था। यानी देखा जाए तो जन्म से वो विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन जब उन्होंने तपस्या करके अपना जीवन में उन्होंने ब्राह्मण होने का गौरव प्राप्त किया। समय बीतने के साथ जाति व्यवस्था में और कठोरता आने लग गई और जाति शक्ति से वंशागत हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जीवन के 4 आश्रम। कहते हैं उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के सबसे उल्लेखनीय विशेषता कहते हैं जीवन का 4 आश्रम में बांटा होना था। यानी जीवन के 4 आश्रम बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृह आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो कहते हैं एक व्यक्ति की आयु लगभग 100 वर्ष मानी गई थी उस समय। यानी उत्तर वैदिक काल में एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी गई थी और इसलिए इसे 25 वर्षों के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया था और इन भागों को आश्रम कहा जाता था तथा प्रत्येक आश्रम को लिए कार्य निश्चित थे। ब्राह्मण आश्रम में इसके अंतर्गत ब्राह्मण का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। यानी ब्राह्मण आश्रम में ब्रह्मचार्य रह के पालन करना पड़ता था और सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने पर ही जोर दी जाती थी। उसके पश्चात है गृह आश्रम। गृहस्थल आश्रम थी, इसमें विवाह आदि पर गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होता था। यानी इस समय व्यक्ति विवाह के संबंधों में बंध जाता था। उसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में होता था कि वनों में जाकर आध्यात्मिक एवं दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना होता था। तो वानप्रस्थ आश्रम में वनों में जाकर आध्यात्मिक दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने का विचार होता था। और संन्यास आश्रम में इसमें संसारिक वस्तु को त्याग कर तपस्या से मोक्ष प्राप्त करने की प्रावधान था। तो ये जीवन के 4 आश्रम काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो समय के अनुसार 25-25 वर्षों में बांटे गए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। आगे हमारे समक्ष है विवाह प्रथा। कहते हैं विवाह प्रथा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। विवाह को वैदिक लोगों का एक कर्तव्य माना जाता था। यानी विवाह वैदिक लोगों द्वारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था और इसलिए यह धार्मिक महत्व का बिंदु था। गृहस्थल आश्रम प्रवेश करने पर एक व्यक्ति से शादी करने की आशा की जाती थी। यानी ब्रह्मचार्य अवस्था में उसको हर तरह के शिक्षा ग्रहण की छूट दी जा रही थी। और उसके बाद 25 के बाद 26 वर्ष स्टार्ट होने के पश्चात गृह आश्रम में प्रवेश करना हर एक व्यक्ति से आशा की जाती थी कि वो गृह अवस्था में प्रवेश करेगा और शादी जैसे कर्म को करेगा। उन्हें अपने स्वयं के वर्ण में विवाह करना होता था, लेकिन अपने गोत्र से बाहर एक सामान्य पूर्वज से वंश द्वारा गठित समूह। यानी गोत्र का मतलब होता है एक सामान्य पूर्वज से वंश द्वारा गठित समूह, यानी अपने ही गोत्र में विवाह करने की बात थी। हालांकि इस अवधि में अंतर्वर्ण विवाह के उदाहरण भी पाए जाते हैं, जिन्हें अनुलोम यानी विभिन्न वर्ग की दुल्हन के साथ उच्च वर्ग का वर, यानी निम्न वर्ण के दुल्हन और उच्च वर्ण के वर, इसे हम अनुलोम कहते हैं। जो बच्चे ने सोशियोलॉजी ले रखा है उनको पता होगा अनुलोम और प्रतिलोम क्या होता है। अनुलोम का मतलब होता है कि निम्न वर्ण की दुल्हन यानी लड़की उच्च वर्ग के लड़के से शादी करे, और प्रतिलोम का मतलब होता है कि उच्च वर्ग के दुल्हन यानी लड़की होगी बड़े घर की होगी और लड़का होगा छोटे घर का होगा। तो इस तरह का विवाह उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिला।
8 प्रकार के विवाह समाज में उस समय प्रचलित थी। 8 प्रकार के विवाह जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के साथ वैदिक लोगों के संपर्कों के स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। और इस अवधि में विवाह आमतौर पर परिवार के मुखिया द्वारा नियंत्रित की जाते थे, बजाय सर्वेच्छा होने की। यानी उस समय स्वयं इच्छा से विवाह नहीं किया जा सकता था। घर के जो मुखिया होता था वो शादी पे नियंत्रण रखता था। विवाह की उम्र कम हो गई और बहु विवाह इस अवधि की प्रमुख विशेषता बन गया। यानी देखा जाए तो इस समय बाल विवाह भी होती थी, विवाह के कम हो गया और बहु विवाह प्रथा भी इस समय जो है धीरे धीरे प्रचलित हो गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शिक्षा। कहते हैं शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय। देखा जाए तो शिक्षा जो होती थी निःशुल्क एवं काफ़ी विस्तृत होती थी। विभिन्न ऋषियों के निवास स्थान अथवा गुरुकुल शिक्षा के मुख्य केंद्र थी। शिक्षा निःशुल्क एवं काफ़ी विस्तृत थी। विद्वान ऋषियों के निवास अथवा गुरुकुल जो थे शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और उसके पश्चात उपनयन संस्कार के पश्चात छात्रों को गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था, ताकि वहाँ गुरु के साथ रह के शिक्षा प्राप्त कर सके। और शासकों और संपन्न लोगों ने इन गुरुकुलों का उदार दान और संरक्षण प्रदान किया। यानी ये जो है शिक्षा जो उस समय दी जाती थी निःशुल्क थी और उसके अंतर गुरुकुल को जो है उदार दान और संरक्षण भी प्राप्त होता था शासकों के अंतर्गत। अधिकतर शिक्षा जो है बोल कर दी जाती थी, क्योंकि उस समय मौखिक शिक्षा ही थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण एवं जीवन में सांसारिक तथा आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना था। और वेदों के साथ साथ उपनिषद और पुराण, गणित और खगोलशास्त्र और सैन्य शिक्षा, दर्शन, कविता, व्याकरण आदि पाठ्यक्रम के भाग थे। शिक्षा समाप्ति पर शिष्य अपने गुरुओं को जो है गुरु दक्षिणा एवं उपहार देते थे। तो ये भी चीज़ उस समय भली भांति जो है प्रचलित थी। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष भोजन, वस्त्र एवं आभूषण। कहते हैं उत्तर वैदिक काल में लोगों का भोजन ऋग वैदिक आर्य की भांति साधारण ही था। लोग शाकाहार तथा मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे। यानी उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो इस समय ऋग वैदिक आर्य की भांति ही साधारण थी और लोग शाकाहार और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का जो है सेवन करते थे। कहते हैं गेहूँ, चावल, सब्जी, फल, दूध और उससे बनने वाले पदार्थ उनके भोजन का प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। लोगों को मांस सेवन में भी रुचि काफ़ी थी। देखा जाए तो ऋग वैदिक आर्य की भांति उत्तर वैदिक काल में भी आर्य साधारण वस्त्र ही पहनते थे। यानी ऋग वैदिक आर्य की भांति उत्तर वैदिक काल में भी आर्य साधारण वस्त्र ही पहनते थे और वह सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र धारण करते थे। और वस्त्रों के रंगने की प्रथा भी उस समय काफ़ी प्रचलित थी। और इस युग में केसरिया रंग सबसे अधिक प्रचलित थी। यानी केसरिया रंग जो था इस समय काल में उत्तर वैदिक काल में प्रमुख थी। स्त्री पुरुष दोनों को ही आभूषण का शौक था। और ये आभूषण सोने के हो सकते थे, चांदी के हो सकते थे या बहुमूल्य रत्न, हाथी दांत के बने होते थे। और इस युग के स्त्रियों को जो है साज सज्जा का भी शौक था तथा वे इत्र का भी प्रयोग भली भांति करते थे। तो उनका भोजन, वस्त्र, आभूषण काफ़ी महत्वपूर्ण थे इस समय काल में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है समाजी संस्कारों में वृद्धि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, समाजी संस्कारों में वृद्धि। ऋग वैदिक काल में लोग का जीवन सरल था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में संस्कारों की संख्या में वृद्धि, आम जन जीवन बहुत ही जटिल हो गई। यानी ऋग वैदिक काल में लोगों के जीवन सरल था जरूर, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते कहते हैं बहुत ही जटिल होती चली गई। अब लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार करने पड़ते थे और इन सभी संस्कारों केवल ब्राह्मण ही संपन्न करते थे, जिसके फलस्वरूप समाज में ब्राह्मणों के जो है प्रभाव बढ़ता चला गया। यानी समाज अब जो है ब्राह्मणों के इशारों पर चलने लगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय ब्राह्मणों की जो है उच्च कोटि का होना। उसके पश्चात आता है मनोरंजन। उत्तर वैदिक काल में लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन होते थे नृत्य, वीणा, बांसुरी तथा ढोल जैसे संगीत वादकों का वंदना। साथ ही चौसर, शिकार खेलना
और रथ दौड़, घुड़दौड़, कुश्ती, जुआ खेलना आदि उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। तो आप समझ सकते हो कि मनोरंजन के तौर पर वो नृत्य, वीणा, बांसुरी और ढोल बजाया करते थे। और जो है मनोरंजन के खेल के अंतर्गत जो था चौसर था, शिकार खेलना था, रथ दौड़ थी, घुड़दौड़ था, कुश्ती, जुआ खेलना आदि इसमें प्रमुख थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है क्षत्रियों का श्रेष्ठता। कहते हैं पुरोहित राजा के सलाहकार होते थे तथा राजा व आम लोग उनका बहुत ही सम्मान करते थे। क्षत्रियों का श्रेष्ठ होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुरोहित राजा के सलाहकार होते थे तथा राजा व आम लोग उनका बहुत ही सम्मान करते थे। हालांकि ब्राह्मणों का आदर बहुत होता था, लेकिन वे शक्तिहीन थे। ब्राह्मणों का उच्च कोटि के थे, ब्राह्मण जैसा कर चाहता था वैसा ही होता था, लेकिन ब्राह्मण शक्तिहीन थे। राज्य की सारी ताकत बस क्षत्रियों के हाथों में ही आ गई थी और वो ब्राह्मणों को अपने से श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं थे। यानी दोनों में संघर्ष होने लगा, ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में। अब राजा के साथ विवाद होने के स्थिति में पुरोहितों को राजाओं के आगे झुकना पड़ता था। विवाद होने के कारण स्थिति में पुरोहित को राजाओं के आगे झुकना पड़ता था और शक्ति का केंद्र अब राजा थे, न कि पुरोहित। यानी बाद में शक्ति जो सारे केंद्रित हो गए राजाओं में हो गए, पुरोहित से छीन गए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कुलीनों का नैतिक पतन। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुलीनों का जो है नैतिक पतन हुई। उत्तर वैदिक काल में समाज का विघटन होने लगा। उत्तर वैदिक काल में जो है समाज का विघटन होने लगा। राजा महलों में नृत्य, संगीत, जुआ खेलना तथा मंदिरापान बढ़ने लगे। यानी देखा जाए तो यहाँ पर राजा जो है रंगरलियों में डूब गया, भोग विलास में डूब गया। समाज के उच्च वर्ग के कुलीन लोग एक से अधिक पत्नी रखने लगे। यानी देखा जाए तो उच्च वर्ग के लोग जो थे एक से अधिक पत्नी रखने लग गए। अब युद्ध में धोखा से शत्रु पर वार करना बुरा नहीं माना जाता था। यानी देखा जाए तो छुपके वार जो है होने लग गई। कौरवों द्वारा और पांडवों के कई बार धोखे से मारने का प्रयास जग जाहिर है कि कौरव द्वारा पांडवों को कई बार धोखे से मारने का प्रयत्न किया गया है। और इसी तरह से जो है चौसर के खेल में धोखे से कौरवों द्वारा पांडवों का राजपाट छीन लेना यह भी दिखाता है कि समाज की बड़ी तेज़ी से विघटन हो रहा था। तो कहते हैं कुलीनों का नैतिक पतन इन्हीं कारणों से हुआ कि ये भोग विलास और नृत्य में, जुआ खेलने में डूब गए और उनकी वास्तविकता को वो भूल गए, और जिसके कारण जो है इनका विघटन बहुत तेज़ी से हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी ज़रूरी भी है। आगे हमारा है उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन। तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आप दिल से तिरपान सेंटर की मदद करना चाहते हो, दिल से अगर तिरपान स्टडी सेंटर को चाहते हो, तो एक चीज़ की भावना कभी मन में हटनी नहीं चाहिए कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। शेयर की भावना दोस्तों आपके मन से कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे तिरपान सेंटर के मन से जो है आपके लिए जो है भलाई के लिए नए नए वीडियो बनाना नहीं जाता है, आपको भी जो है शेयर करने की भावना नहीं जाना चाहिए। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करने कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। जो बच्चे बीए में होंगे, जो आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपके सहपाठी सभी जो है बीए में फर्स्ट फाइनल में गए होंगे, तो उनको इस वीडियो की ज़रूरत होगी और आपके माध्यम से ये वीडियो उन तक पहुंच सकती है। तो इसमें संकोच ना कीजिए, जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। इससे कुछ भी नहीं होगा। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, जिनको ये पसंद आएगा, समझ में आएगा, वो इसको आगे फॉलो करेंगे। नहीं समझ में आएगा, क्विट कर जाएंगे। तो आपने अपना कार्य किया, हमने अपना कार्य किया। कहते हैं अपना कर्तव्य ही करना मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और इससे कई वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। क्योंकि आने वाला समय में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी सारे वीडियो जो है आपको नज़र आएगी। तो ये तब हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा।